नमस्कार। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा मता मता मलार में तुंदे कन्नै निखिल शर्मा ते आओ नजर पाचै अज्ज दी मुख्य खबरें उप्पर। अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा दी तैयारियां दा जायजा लिता। बड़गाम दे डिग्गो ब्रेनवार च स्कूल बस खड्ड च डिग्गी, ड्राइवर दी मौत, 2 विद्यार्थी जख्मी। जम्मू नारचक विकास जश्न बाबा तलाब रोड पर 12 ईयर्स ऑफ सेवा कार्यक्रम का सफल आयोजन होया। अमरनाथ यात्रा से पहले मरम्मत दे कम लिए NH 44 पर चुनादियां तरीके की ट्रैफिक बंद रोक। विश्वनाथ से ड्यूटी दौरान बिजली का जोरदार झटका लगने कन्ने PDD का दिनाग वेतक बोगी गंभीर तौर पर जख्मी होया। तो इन खबर विस्तार करने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा तो लॉजिस्टिक बंदोबस्त का जायजा लेन और गृह मंत्री च एक अहम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक का मकसद श्रद्धालुओं लिए सुगम आवाजाही, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, मजबूत साथ नेटवर्क ते याग मार्ग पर पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त यकीन बनाना है। बड़गाम दे निग्गो ब्रेनवार इलाके च एक स्कूल बस सड़क तो फसली गहरी खड्ड च डिग्गी गई, जिस कारण ड्राइवर शहीद अहमद लोन दे मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 विद्यार्थी तजीर उल इस्लाम ते इलाफ अहमद जख्मी हुए। जख्मी की पहुंचे सुराय पहुंचाया गया, जिथे प्राथमिक इलाज दे दान उंदी SDH चारू भेजा गया। बाद च बेहतर इलाज के दवाई जख्मी MG अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया। सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण दे 12 गौरवशाली साल जम्मू नार दे माननीय विधायक श्यामलाल शर्मा की अगुवाई च बाबा खल्याग देव स्थान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिथे विकास दे एक दशक ते विकसित भारत के विजन की उजागर किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस तरह से आपको जानकारी है कि पूरे भारतवर्ष में 10 जून से लेके जो एक ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो 26 मई 2014 में हमें जाना पड़ेगा, जब ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था और हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने हमारे परम आदरणीय हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देके पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 10 तारीख को उन्होंने एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो वोटर हैं उनके मत से एक रिकॉर्ड जो है वो बीट हुआ कि जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, पहली इलेक्शन 1952 में, ऐसे तो कल एक बहुत बड़े हमारे 3 दफा के चीफ मिनिस्टर रहे हुए और पार्लियामेंट भी मुझे लगता है कि 4 के 5 बार रहे, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बीट नहीं हुआ। नेहरू जी 17 साल रहे थे, हम भी मानते हैं नेहरू जी 17 साल रहे, लेकिन 5 साल वो चुने हुए नहीं थे, वो नॉमिनेशन से थे। 14 अगस्त
12 बजे रात को उनको नॉमिनेट किया गया था और 1950 में हमारा संविधान आया और 1952 में पहली इलेक्शन हुई। तो 5 वर्ष उनके जो हैं वो जब निकाल दें तो उनके बनते थे 4,398 दिन। अगर हम वेलफेयर स्कीम की बात करेंगे, ये बात अलग है कि इस तरह की प्रेस वार्ता या ये गोष्ठियां क्यों हो रही कि मोदी जी की जितनी स्कीम्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही। हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन जहां हमें ज्यादा करना है क्योंकि यहां हमारी सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके लिए सैचुरेशन के लिए कि हर आदमी को उसका लाभ मिले। एजुकेशन में अगर आप देखेंगे कितने लोगों को पता है कि एजुकेशन पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कितनी स्कीमें हैं। 4,000 रुपया ऑर्फन बच्चे को हर महीने पढ़ने का मोदी जी की सरकार ने देना है। कितना? तो इधर कोई मैक्सिमम फैमिलियां ऐसी भी हैं जिनकी 4,000 इनकम नहीं है। असली मकसद क्या है इसका कि हम जो वेलफेयर स्कीम है, जो गरीब लोगों के लिए बेसहारा बोलते हैं ना, अंत्योदय, वही लोग 2 बच्चों के लिए 8,000 है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं कुलदीप जी और 3 तक उन्होंने लाइन ड्रा की है, 12,000 रुपया अगर बेसहारा बच्चे हैं उनको मिलता है तो उनका पालन पोषण भी होता है और शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। जो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के और लोगों के सपने हैं उनको साकार करने के लिए हम सब लोग जो हैं उसमें वचनबद्ध हैं। हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, वो सेहतमंद रहे, दीर्घायु हो और जब हम सब लोग विकसित भारत 2047 पर्व बनाएं और उस समय हमारा ये लीडर आदरणीय मोदी जी की सरपरस्ती में जुलाई ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾधिकरण NHAI ਨਚਲਾਨਾ ਤੇ ਇੰਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੜਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ट्रैफिक पुलिस वाले जारी एडवाइजरी मुताबिक 12 जून 14 जून ਤੇ 16 ਜੂਨ 2026 ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਮਬਨ ਤੇ ਬਨੀਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ऊपर किसी दी वाहन दी चलन दी इजाजत नहीं होगी। ने डिसाइड किया है कि 12 जून रात को, 14 जून रात को और 16 जून रात को नेशनल हाईवे पर जो मूवमेंट है वह रामबन और बनिहाल के बीच में पूरी तरह से बंद रहेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कंसर्न जो मेंटेनेंस की कंपनीज हैं वो रात भर काम करेंगी। नेशनल हाईवे पर जो भी स्ट्रेचेस इस समय ख़राब हैं या जहाँ पर लुक डालने की ज़रूरत है वो सब काम जो है वो किए जाएंगे। हैवी मशीनरी JCB मशीन्स जो है वो लगाई जाएंगी और ऐसे में किसी भी गाड़ी को शाम 5 बजे से जखैनी नाके यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है। यात्रियों और NH44 की कम्यूटर्स की जो है उनकी सेफ्टी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DC रामबन से 3 दिन का जो है हल्टेज लिया है ताकि नाचलाना और हिंगनी के बीच का जो रोड स्ट्रेच है, ये क्रिटिकल बड़ा जो स्ट्रेच है, इसका जो है रिपेयर और मैकेडमाइजेशन किया जाए। इसके चलते चलते जो है इन 3 दिनों में 12 जून, 14 जून और 16 जून रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है किसी भी किस्म की गाड़ी को नवयुग टनल और चेन्नई नासिक टनल के बीच में जो है ट्रेवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी आपकी इस बाइट के माध्यम से ये NH44 के कम्यूटर से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग 12 जून, 14 जून और 16 जून को NH44 पर चलने के इच्छुक हैं वो जो है अकॉर्डिंगली अपना प्लान डे टाइम को करें, क्योंकि रात को उधमपुर से 5 बजे के बाद कोई गाड़ी अलाउ नहीं होगी कश्मीर बोर्ड। इसी तरह काजीगुंड से जो है जम्मू बोर्ड गाड़ी रात को 9 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं की जाएगी।
इस सिलसिले में जो है, इस हाल्टेज के सिलसिले में है, इस ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने जो है एक डिटेल एडवाइजरी भी जारी की गई है, ताकि NH44 के कम्यूटर्स जो है उनको किसी भी किस्म की जो है असुदानी ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। अगर आप डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की तरफ जाना या आना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मूवमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, आप इस रूट पर आ जा सकते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरीज इसे लेकर जारी की गई हैं और इस बात का ध्यान रखें कि 12, 14 और 16 जून को आप रात को सफ़र नेशनल हाईवे पर नहीं कर पाएंगे। ਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨਾਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਚਪਟ 'ਚ ਆਏ ਗਏ। ਬਲਾਕ ਬਿਸ਼ਨਾਚ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਫਾਲਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈ ਲਵਾਈ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਡਾਲੀ ਜੀ ਫਸੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਬੰਦ ਵੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ। ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਲੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਟਾਂਬੇ ਲਾਉਣਾ ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਂਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਲਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੜੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਪੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਭੇਜਣ में ਡੇਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨੇ ਰੜੇ ਖਾਈ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ 9000 ਰੁਪਏ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਨਾ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बारे सुप्रीम कोर्ट ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। महासंघ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਭਿਮਾਨ की ध्यान ਚ रखते हुए सरकार को इस कानून ਚ संशोधन करने की मांग की है। चाहे वो 10वीं पास लगाए, 12वीं पास लगाए। वर्तमान में अभी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उस विषय में आज देश भर में सभी प्रदेशों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस विषय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 के अनुसार लिया गया है। उस डिसीजन में ये कहा गया है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। अदरवाइज टीचर्स जो है वो इसके बाद उनको या तो रिटायर कर दिया जाएगा या तो वो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये कहना चाहता है कि ये जो डिसीजन हुआ था 2010 में, उसके तुरंत बाद पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया था। अलग अलग प्रदेशों ने तुरंत प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए था और आज 16 वर्षों के बाद जब ये डिसीजन शिक्षकों के खिलाफ जा रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आज ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये डिसीजन जो भी हुआ था आरटी एक्ट 2010 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो टीचर्स की डिग्निटी, उसका स्वाभिमान और सारी चीज़ों को देखते हुए हम भारत सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस कानून का संशोधन करके शिक्षकों के पक्ष में अपना विचार रखे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि 2010 के बाद लगातार स्टेट गवर्नमेंट ने टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स की है और वो स्टेट की जो एलिजिबिलिटी थी उसके हिसाब से की है। हम जम्मू कश्मीर सरकार से भी जो है आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के या जम्मू कश्मीर सरकार को जैसा भी लगता है वो सभी टीचर्स के पक्ष में फैसला ले और आने वाले समय में कोई व्यवस्था करे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये बात कहना चाहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सहमत है, जो भी सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट किसको देना है ये सरकार तय करे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ
कि ये जो शिक्षकों के खिलाफ समाज और देश के अंदर इस प्रकार के अलग अलग कानून या फिर इस प्रकार की चीजें जो आ रही हैं, उससे भारत का शिक्षक जो है उसको गुरु का की पद्धति जो है वो प्राचीन काल से ही दी गई है। इसलिए भारत के शिक्षक का स्वाभिमान गिरना नहीं चाहिए। भारत के शिक्षक के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज देश और दुनिया में चाहे कोई जिस मर्जी पद पे खड़ा है, चाहे वो पूरी दुनिया को चला रहा है, चाहे देश को चला रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट में चाहे जहां तक पहुंच गया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, सरकारों के स्तर में, सबको शिक्षक ने बनाया है। इसलिए आज समाज और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने शिक्षक का ध्यान रखे, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखे। जीएमसी रजौरी ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਚਓਡੀ ਤੇ इस्तीफा ਦੀ मांग भी की। प्रोटेस्ट जो था ये जीएमसी का घेराव था। जैसे कि आप हालात देख रहे हैं, जीएमसी के बदतर से बदतर हालात हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी मरीज आता है वो ज़बा होके यहाँ से जाता है। आपने पिछले दिनों का इंसिडेंट देखा था, हमारी बहन एक कोटरंका में की रहने वाली थी जिसका नाम नुसरत जहाँ था, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया और बहुत ही खुशियाँ उसकी फैमिली में आई, लेकिन वो खुशियाँ किसी भी काम की नहीं थी। एक नेग्लिजेंसी की डॉक्टरों की वजह से उसकी डेथ हो गई और अपने बच्चों जो उसका बच्चा था उसका क्या कसूर था? वो अपनी माँ की खुशियाँ नहीं देख पाया, वो अपनी माँ की परवरिश नहीं देख पाया। ये जो जीएमसी का निज़ाम है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसके खिलाफ हम सोशल एक्टिविस्ट सारे इकट्ठे हुए थे। हमने ये एहतजाज इसलिए रखा है कि क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ये सोच रही है कि पैसा किस तरह कमाना है और गरीबों का खून किस तरह चूसना है। वो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि जो नुसरत जहाँ हमारी बहन को मर्डर किया गया है, उसका कत्ल किया गया है, उस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी एक बहन नुसरत जहां नहीं गई, इससे पहले लास्ट ईयर भी किरणा देवी जो साकरी से थी, हमने उस समय भी ये नौजवान साथी साथ थे। हम उस इलाके से आते हैं जहां पर हमें मेडिसिन भी पहुंचाने में बहुत बड़ी डॉक्टरों को दिक्कत और परेशानी होती है, क्योंकि दूर दराज इलाका है। आज हम आपके माध्यम से सकीना इत्तू जी से भी पूछना चाहते हैं, क्या आपकी अगर कोई बहन होगी उसके साथ इस तरह का अत्याचार, उस तरह के व्यवहार जो है डॉक्टर करेंगे इस हॉस्पिटल में, तो क्या आप तब भी चुप बैठोगे? की जो नलायकी की वजह से जो कौन सा इंजेक्शन देना था, कौन सा नहीं देना था, गलत इंजेक्शन देके जो उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी तो हम कड़े दिल से निंदा करते हैं। दूसरा, हम यहाँ के सुप्रिटेंडेंट को पूछना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो ये है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल नहीं लगता, ये लगता है कोई छोटा सा हेल्थ सेंटर है। आप शाम को आके यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बेसिक मेडिसिन है वो यहाँ नहीं मिलती हैं, वो हमें बोला जाता है बाहर से जाके लाओ। एक जीएमसी होने के बावजूद, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद हमें बोला जाता है कि बेसिक मेडिसिन जो यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ नहीं होती है। और जाकर देखो, स्टाफ की इतनी किल्लत है यहाँ पर लाख लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी देने वाले लोग हैं, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी के टाइम मौजूद नहीं होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करूंगा, खासकर अपने डीसी साहब से अपील करूंगा कि डीसी साहब प्लीज, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पर एक इंक्वायरी बिठाइए, जो 2-2 ढाई साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य ते आम छात्रों ने लगातार बढ़ती शैक्षणिक फीस के विरोध च जम्मू विश्वविद्यालय च जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सालाना फीस च हो रही भारी बढ़ोतरी के कारण आम छात्रों लिए उच्च शिक्षा हासिल करना दिन ब दिन औखा होते जा रहा है। एक जो बहुत ही गंभीर विषय हम सबके सामने आया है, फीस हाइक का। हर वर्ष जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार फीस का बढ़ना कहीं ना कहीं छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास जहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ यह प्रशासन रोता है कि हमारी इंटेक कैपेसिटी गिर रही है, पर दूसरी ओर आप इतनी फीस बढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट कहाँ पढ़ेगा? ये शिक्षा, अच्छी शिक्षा और सुलभ शिक्षा विद्यार्थी के लिए शिक्षा है ही नहीं। ये शिक्षा तो हम बात करें, कोई ऐसे लगता है कोई अरबपति लखपति स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाएगा। इस प्रकार की फीस 50,000 फीस तक पहुंचने को आ गई है लॉ स्कूल की। बाकी डिपार्टमेंट की बात करें 20-20, 22-22, 30-30 हजार पहुंचने को आ गई है। इसी प्रकार की अगर फीस बढ़ाते रहेंगे तो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा, विद्यार्थी को मजबूरन शिक्षा छोड़नी पड़ेगी। हम यहाँ से सीधा चेतावनी यहाँ पर प्रशासन को दे देना चाहते हैं, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, डॉ एडमिनिस्ट्रेशन सबको और प्रो चांसलर सर को भी,
इस प्रकार के जो निर्णय आपके द्वारा लिए जा रहे हैं कि हर साल फीस बढ़ाना, छात्रों से ही रेवेन्यू जनरेट करना, तो फिर हमारे बाकी टैक्स किस बात के? हमसे ही अगर आपने सिस्टम चलाना है। सीधी सीधी चेतावनी है, इस फीस हाइक को रोल बैक किया जाए, नहीं तो आपको लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर सभी विद्यार्थियों का रोष देखने को मिलेगा। ब्राह्मण सभा डोडा जून 1998 ਚ ਹੋਏ ਚਪੜੀ ਨਿਰੰਸਾਰ ਤੇ ਪੀੜਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਜੂਨ 2026 ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ कार्यक्रम ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹਮਲੇ ਚ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। डोडा ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ कार्यक्रम ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੇ ਦੇਵਗਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਵਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ अर्पित ਕੀਤੀ। ब्राह्मण सभा जिला डोडा ने एक संकल्प लिया है कि हमारे डोडा जिला के अंदर जितने भी आतंकवादियों द्वारा मारे गए, उनकी निर्मल हत्या जो जहाँ जहाँ भी हुई है, चाहे वो डोडा के किसी कोने में हो, उसकी जगह पर हर जगह जाके हम हवन गीता पाठ वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए करेंगे। उसकी कड़ी चलते हुए आज पहला जो कार्यक्रम जो डोडा जिला ब्राह्मण सभा ने चापनाली में जो हत्याएं हुई थी 19 जून 1998 में हुई थी, वहाँ उन शहीद परिवारों के लोग जो आज हमारे बीच में बैठकर हम हवन करवाने जा रहे हैं कि उनकी आत्मा की शांति मिले। ये चापनाली जो में कार्यक्रम किया जा रहा है उसी के उसमें किया जा रहा है। जो आपने कदम उठाया इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, क्यों उठाया? देखिए जितने भी लोग ये जब मारे गए थे मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी, इन लोगों की जो यहाँ पे कोई ऐसी जो धार्मिक जो एक रहता है एक जो उस तरीके से यहाँ पे गति जो है वो नहीं की गई। ऐसा जो गीता पाठ नहीं हो पाया, जो उनकी आत्माओं की शांति के लिए कोई हवन नहीं हो पाया। इसलिए जब हमने विचार किया कि ब्राह्मण सभा पूरे जिला डोडा में ये अभियान चलाएगी और जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों के साथ नरसंहार हुआ है, हमारे लोग शहीद हुए, उन जगहों पर जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करेंगे। ब्राह्मण सभा का यज्ञ यहाँ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे चुन चुन करके जो हमारे ब्राह्मण बारात आ रही थी, शादी का बहुत खुशी का मौका था। उस समय कुछ आतंकवादियों ने उन लोगों को यहाँ पे लाइन में इकट्ठे करके गोलियों से भून दिया था। बहुत दुखित वक्त था वो। उस समय हमारा खास करके पूरा इलाका, उसमें तो सारे लोग थे, बहुत बुरी तरह से डर गए थे। और अभी हमारे ब्राह्मण समाज ने ये फैसला लिया हुआ है, एक कमेटी तैयार की है और जहाँ जहाँ भी ऐसे बलिदान हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों को शहीद किया गया है, वहाँ हर जगह पे ऐसे हवन यज्ञ किया जाएगा। और ये पहला यज्ञ यहाँ से शुरू किया गया है। इसी तरह करने के डोगरी खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त होया। आज्ञा दियो। जय डुग्गर जय डोगरी।